नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 12 के जो लेसन नंबर 4 है जनसंख्या संरचना के बारे में अध्ययन करें और आज हम इसका तीसरा भाग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ भाग लिंगानुपात का है, साक्षरता और व्यावसायिक वर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, लिंगानुपात का एक क्वेश्चन रह गया था कि लिंगानुपात की विविधता के आधार पर विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। लिंगानुपात की विविधता के आधार पर जो पूरे विश्व की जनसंख्या है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता वाले देश। पहला है अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता वाले देश। अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता वाले देश। और देखिए, इसमें नाम से पता चला अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता वाले देश, यानी यहां पर स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों की तुलना में अधिक पाई जाती है। और इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है, इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंगानुपात 1050 से अधिक होता है। यानी पुरुषों की संख्या तो 1000 और महिलाओं की संख्या 1050 से अधिक होती है। तो देखिए, इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है, इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंगानुपात 1050 से अधिक होता है। जिनका लिंगानुपात 1050 से अधिक होता है। तो देखिए, अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता वाले देश, तो इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंगानुपात 1050 से अधिक है। जैसे पश्चिमी यूरोप के देश, जैसे पश्चिमी यूरोप के देश, पश्चिमी यूरोप के देश, यूएसए, कनाडा और दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए, अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता वाले देश, इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंगानुपात 1050 से अधिक होता है। और इसके अंदर पश्चिमी यूरोप के देश, यूएसए, कनाडा, दक्षिण अमेरिका आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब है स्त्रियों की अधिकता वाले देश। दूसरा है स्त्रियों की अधिकता वाले देश। स्त्रियों की अधिकता वाले देश। एक तो थे अत्यधिक, इसमें बहुत ज्यादा स्त्रियों की अधिकता है, और ये स्त्रियों की अधिकता वाले देश, तो इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है, इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंगानुपात जिनका लिंगानुपात
जिनका लिंग अनुपात 1000 से 1050 के मध्य होता है। तो देखिए, जिनका लिंग अनुपात 1050 से अधिक था वो तो थे अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता वाले देशों की श्रेणी में, और जिनका लिंग अनुपात 1000 से 1050 के मध्य वो आते स्त्रियों की अधिकता वाले देश। और इनके अंतर्गत आते यूक्रेन, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, आदि। तो देखिए, स्त्रियों की अधिकता वाले देशों की श्रेणी में कौन से देश आते हैं कि इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात 1000 से 1050 के मध्य होता है, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड और कंबोडिया। अब पुरुषों की अधिकता वाले देश, तीसरा है पुरुषों की अधिकता वाले देश। पुरुषों की अधिकता वाले देश, तो देखिए, पुरुषों की अधिकता वाले देश, इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है, इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात 1000 से 950 के मध्य होता है। जिनका लिंग अनुपात 1000 से 950 के मध्य होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मैक्सिको, ब्राजील, ईरान आदि। तो देखिए, पुरुषों की अधिकता वाले देशों में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात 1000 से 950 के मध्य होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, ब्राजील, मैक्सिको, ईरान आदि। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अब है चौथे नंबर का चौथा है अत्यधिक पुरुषों की अधिकता वाले देश। अत्यधिक पुरुषों की अधिकता वाले देश। अत्यधिक पुरुषों की अधिकता वाले देश। तो देखिए इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात 950 से कम होता है। इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात 950 से कम होता है। जिनका लिंग अनुपात 950 से कम होता है, जैसे भारत। तो देखिए लिंग अनुपात की विविधता के आधार पर जो विश्व की जनसंख्या है इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला था स्त्रियों की अधिकता वाले देश। स्त्रियों की अधिकता वाले देश, तो स्त्रियों की अधिकता वाले देशों की श्रेणी में ऐसे देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात 1050 से अधिक होता है। ऐसे देश जिनका लिंग अनुपात 1050 से अधिक होता है वो अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता वाले देशों की श्रेणी में आते हैं, जैसे पश्चिमी यूरोप के देश, यूएसए, कनाडा, दक्षिण अमेरिका आदि। अब दूसरा था स्त्रियों की अधिकता वाले देश। तो स्त्रियों की अधिकता वाले देशों में ऐसे देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात 1000 से 1050 के मध्य होता है, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया। ये ऐसे देश हैं कि जिनका लिंग अनुपात 1000 से 1050 के मध्य है, तो इन्हें स्त्रियों की अधिकता वाले देशों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। तीसरा था पुरुषों की अधिकता वाले देश। तो इस श्रेणी में ऐसे देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात 1000 से 950 के मध्य होता है। ऐसे देश जिनका लिंग अनुपात 1000 से 950 के मध्य होता है वो कहलाते हैं पुरुषों की अधिकता वाले देश, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मैक्सिको, ब्राजील, ईरान। और चौथा है अत्यधिक पुरुषों की अधिकता वाले। तो अत्यधिक पुरुषों की अधिकता वाले देशों की श्रेणी में ऐसे देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात 950 से कम होता है, यानी आपको पता है कि महिलाएं 950 से भी कम है, जैसे भारत। तो ये लिंग अनुपात का टॉपिक इसमें अब तक यहाँ तक कंप्लीट है। और इसमें जो आपको जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था आयु संरचना वाला, तो आयु संरचना का एक क्वेश्चन रह गया था, आयु संरचना का महत्व। इसको देखिए, आयु संरचना का महत्व। देखिए आयु संरचना का क्या महत्व है। आयु संरचना का महत्व। तो देखिए आयु संरचना का क्या महत्व है।
तो आयु संरचना के द्वारा कुल जनसंख्या में से कार्यशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या के प्रतिशत का ज्ञात किया जाता है। आयु संरचना के द्वारा कुल जनसंख्या में से कार्यशील जनसंख्या कितनी है और आश्रित जनसंख्या कितनी है इसका पता लगाया जाता है। आपको पता ही है कि आश्रित जनसंख्या कैसे कहते हैं कि 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक की जो जनसंख्या वो कराती है आश्रित जनसंख्या, और 15 से 59 वर्ष का जो आयु वर्ग है वो कराता है कार्यशील। तो आयु संरचना के द्वारा कुल जनसंख्या में से कार्यशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या के प्रतिशत का पता लगाया जाता है। इसके अलावा यह पता लगाया जाता है कि कितनी जनसंख्या को रोजगार की आवश्यकता है, कितनी जनसंख्या विवाह के योग्य है और कितनी जनसंख्या वृद्धि में योगदान कर रही है। इसके का पता आयु संरचना के द्वारा लगाया जाता है। तो देखिए आयु संरचना के द्वारा आयु संरचना के द्वारा कुल जनसंख्या में आयु संरचना के द्वारा कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या तथा आश्रित जनसंख्या, कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या तथा आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। आयु संरचना द्वारा कुल जनसंख्या में से कार्यशील जनसंख्या तथा आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है तथा इससे यह पता लगाया जाता है इससे यह पता लगाया जाता है कि कितनी जनसंख्या को रोजगार की आवश्यकता है, कितनी जनसंख्या को रोजगार की आवश्यकता है तथा कितनी जनसंख्या विवाह के योग्य है, एवं कितनी जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि में योगदान कितनी जनसंख्या वृद्धि में योगदान कर रही है। तो देखिए आयु संरचना का क्या महत्व है कि आयु संरचना के द्वारा कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या तथा आश्रित जनसंख्या के प्रतिशत का पता लगाया जाता है। आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है तथा इससे यह पता लगाया जाता है कि कितनी जनसंख्या को रोजगार की आवश्यकता है, कितनी जनसंख्या विवाह के योग्य है एवं कितनी जनसंख्या वृद्धि में योगदान कर रही है। अब साक्षरता, अगला इसका जो टॉपिक आता है साक्षरता। तो देखिए हमने इस लेसन के अंतर्गत जैसे हमने आयु संरचना का अध्ययन कर लिया, लिंगोत्पात कर लिया, अगला पॉइंट है साक्षरता और इसके बाद में आयु वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए साक्षरता किसे कहते हैं?
तो देखिए साक्षरता, साक्षरता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछे 1 नंबर का। तो देखिए भारत में साक्षरता 7 वर्ष से अधिक आयु की, भारत में साक्षरता 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझने के साथ साथ अंक गणितीय परिकलन कर सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्ष से अधिक होना चाहिए, क्योंकि 5 साल तक सरकार स्कूल में एडमिशन ले लेती है। 7 वर्ष से अधिक का व्यक्ति होना चाहिए जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझने के साथ साथ में अंक गणितीय परिकलन यानी जोड़ वाक्य गुणा भाग कर लेता है, तो वो व्यक्ति साक्षर माना जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई दुकानदार होते हैं कि वो अपनी दुकान चला लेते हैं, अपना हिसाब किताब कर लेते हैं छोटा मोटा, लेकर कई स्कूलों में पढ़ने नहीं गए, तो वो कैसे व्यक्ति है, साक्षर। यानी भारत में साक्षर ऐसे व्यक्ति को माना जाता है कि जो 7 वर्ष से अधिक का हो और जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझने के साथ साथ अंकगणितीय परिकलन की योग्यता है। तो देखिए साक्षरता भारत में साक्षरता 7 वर्ष से अधिक भारत में साक्षरता 7 वर्ष से अधिक आयु की, 7 वर्ष से आयु की जनसंख्या के 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है उस प्रतिशत को सूचित करता है भारत में साक्षरता 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझने के साथ साथ अंक गणितीय परिकलन की योग्यता है। समझने के साथ साथ अंक गणितीय परिकलन की योग्यता है। तो देखिए साक्षरता भारत में साक्षरता 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझने के साथ साथ अंक गणितीय परिकलन की योग्यता है। देखिए साक्षरता किसी भी देश में जो साक्षर जनसंख्या का अनुपात है वो सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। जिस देश के अंतर्गत साक्षरता अधिक मिलेगी तो वहां पर आपको महिलाओं की स्थिति, शैक्षिक सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। तो देखिए इसमें पॉइंट है कि किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होता है। किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके आर्थिक व सामाजिक विकास का सूचक होता है। तो किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। यह सूचक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि साक्षर जनसंख्या के अनुपात से
क्योंकि साक्षर जनसंख्या के अनुपात से साक्षर जनसंख्या के अनुपात से लोगों के रहन सहन के स्तर, साक्षर जनसंख्या के अनुपात से लोगों के रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक सुविधा की उपलब्धता, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता, एवं प्रशासनिक नीतियों के बारे में पता चलता है। प्रशासनिक नीतियों के बारे में पता चलता है। अतः आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम है। तो देखिए ये कि किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि यदि किसी देश के अंतर्गत साक्षर जनसंख्या अधिक होगी तो वहां पर लोगों के रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक सुविधाओं की स्थिति का पता चलता है और प्रशासनिक नीतियों के बारे में पता चलता है। तो इससे यह कि किसी भी देश के अंतर्गत साक्षर जनसंख्या मिलती है तो उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। तो ये थे साक्षरता की परिभाषा कि साक्षरता कैसे कहते हैं कि भारत में साक्षरता 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझने के साथ साथ अंकगणितीय परिकलन की योग्यता है। किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। क्यों होता है? क्योंकि साक्षर जनसंख्या के अनुपात से लोगों के रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक सुविधा की उपलब्धता एवं प्रशासनिक नीतियों के बारे में पता चलता है। अतः आर्थिक विकास, साक्षरता आर्थिक विकास का कारण एवं परिणाम दोनों है। अब देखिए साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए साक्षरता को प्रभावित करने वाले 4 कारक है। आर्थिक विकास का स्तर, पहला है आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, जीवन का स्तर, नगरीकरण, जीवन का स्तर, नगरीकरण जीवन का
स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विभिन्न सुविधाएं, विभिन्न सुविधाओं, विभिन्न सुविधाओं और सरकार की नीतियां, विभिन्न सुविधाओं और सरकार की नीतियां। तो देखिए ये साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक है आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विभिन्न सुविधाओं और सरकार की नीतियां। तो देखिए जिन देशों में शिक्षा एवं साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है तो वहां की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति एवं विकास करती है। जिन देशों में शिक्षा व साक्षरता पर, जिन देशों में शिक्षा व साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है, जिन देशों में शिक्षा व साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है वहां की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति एवं विकास करती है। उन्नति एवं विकास करती है। तो देखिए ये साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक है आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण जीवन का स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विभिन्न सुविधाएं और सरकार की नीतियां। जिन देशों में शिक्षा एवं साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है वहां की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति एवं विकास करती है। अब ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या संगठन, जनसंख्या के ग्रामीण व नगरीय संगठन। तो देखिए जनसंख्या का ग्रामीण व नगरीय संगठन, जनसंख्या का ग्रामीण व नगरीय संगठन। तो देखिए जनसंख्या का ग्रामीण व नगरीय संगठन क्या है कि सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे आवासीय क्षेत्र होते हैं जिनकी अधिकांश जनसंख्या जो कार्यशील जनसंख्या होती है वो प्राथमिक व्यवसाय में लगी होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ के अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक कार्य में लगे रहते हैं, जैसे कृषि करना, खनन करना, मजदूरी करना, शिकार करना, लकड़ी काटना, पशु चराना। जबकि नगरीय क्षेत्रों की जो जनसंख्या होती है वो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व्यवसाय में लगी रहती है, जैसे व्यापार, वाणिज्य, परिवहन एवं संचारों में लगी होती है। तो सामान्य रूप से तो देखिए सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे आवासीय क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे आवासीय क्षेत्र होते हैं जहां की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होती है, जहां की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में
संलग्न होती है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे आवासीय क्षेत्र होते हैं जहां की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होती है। अब प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से होते हैं? जैसे कृषि करना है, मजदूरी करना है, खनन करना है आदि। जबकि नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या, जबकि नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या, नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार आदि कार्यों में संलग्न होती है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं, कृषि करना, मजदूरी करना, शिकार करना, लकड़ी काटना, पशु चराना आदि। जबकि नगरीय क्षेत्रों के लोग उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार आदि कार्यों में लगे होते हैं। तो देखिए, विश्व के विकसित राष्ट्रों की कुल जनसंख्या में, देखिए विश्व के विकसित राष्ट्रों की कुल जनसंख्या में, विश्व के विकसित राष्ट्रों की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या अधिक, नगरीय जनसंख्या अधिक, वे ग्रामीण जनसंख्या कम मिलती है। ग्रामीण जनसंख्या कम मिलती है। जबकि विकासशील देशों में, नगरीय जनसंख्या कम, वे ग्रामीण जनसंख्या अधिक मिलती है। नगरीय जनसंख्या कम, वे ग्रामीण जनसंख्या अधिक मिलती है। तो देखिए, जो विश्व के विकसित राष्ट्र हैं इनकी कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या अधिक और ग्रामीण जनसंख्या कम मिलती है। जबकि जैसे भारत जैसे जो विकासशील देश है, उन देशों के अंतर्गत जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें नगरीय जनसंख्या कम मिलती है और ग्रामीण जनसंख्या अधिक मिलती है। और विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक, विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करता है, नगरों में निवास करती है। क्योंकि नगरों में रहन सहन के स्तर, क्योंकि नगरों में रोजगार के अवसर, रहन सहन की सुविधा, वे चिकित्सा सुविधा अच्छी होती है, चिकित्सा सुविधा अच्छी होती है।
तो देखिए ये जो जनसंख्या है उसकी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का संगठन है, किस तरह से जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या रहती है। तो सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे आवासीय क्षेत्र होते हैं जहां की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में लगी रहती है, जैसे कृषि करना, मजदूरी करना, खनन करना, शिकार करना, लकड़ी काटना। जबकि नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार आदि कार्यों में लगी होती है। विश्व के विकसित राष्ट्रों की कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या अधिक और ग्रामीण जनसंख्या कम होती है, जबकि विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या कम और ग्रामीण जनसंख्या अधिक मिलती है। और विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नगरों, क्योंकि नगरों में रोजगार के साधन, चिकित्सा सुविधा, परिवहन के साधन, संचार के साधन अच्छे मिलते हैं। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व के जो व्यावसायिक वर्ग है, हालांकि व्यावसायिक वर्गों का लेसन नंबर 7 है, हमारे डिटेल से, लेकिन हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार व्यावसायिक वर्ग, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार व्यावसायिक वर्ग, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 5 व्यावसायिक वर्ग है। सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय। तो देखिए प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है कि मानव के वे समस्त आर्थिक क्रियाकलाप जिनका धरातल से प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी मनुष्य अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर रहता है, वो कहलाते प्राथमिक व्यवसाय। मानव के वे समस्त आर्थिक क्रियाकलाप जिनका धरातल से प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी मनुष्य अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर रहकर कार्य करता है, जैसे कृषि करना, मजदूरी करना, खनन करना, शिकार करना, लकड़ी काटना, पशु चराना, ये कहलाते प्राथमिक व्यवसाय। और ये व्यवसाय उन देशों में किए जाते हैं जहां अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जहां पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ये व्यवसाय उन देशों में किए जाते हैं जहां पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, प्राथमिक व्यवसाय। अब आता है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय, तो देखिए द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है कि प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तु का उपयोग करके नवीन वस्तुओं का उत्पादन करने वाली आर्थिक क्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। जैसे गन्ने की खेती करना प्राथमिक व्यवसाय है, और गन्ने से चीनी बना दी तो ये कार्य उद्योगों में हो रहा है, तो ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। जैसे कपास की खेती करना, कपास खेती करना प्राथमिक व्यवसाय है, कपास से कपड़ा बना दिया तो ये किसमें आएगा, द्वितीयक व्यवसाय में। तो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तु का उपयोग करके नवीन वस्तुओं का उत्पादन करने वाली आर्थिक क्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। जैसे पैकिंग, प्रसंस्करण, शोधन, उद्योग, ये आते हैं द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत। और इस प्रकार के व्यवसाय विकसित व विकासशील दोनों राष्ट्रों में किए जाते हैं। विकसित व विकासशील दोनों राष्ट्रों में किए जाते हैं। जो द्वितीयक व्यवसाय है वो विकसित एवं विकासशील दोनों राष्ट्रों में किए जाते हैं। अब है तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय, तो देखिए तृतीयक व्यवसाय क्या होता है कि इस व्यवसाय के अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है कि जिनका किसी वस्तु के उत्पादन से सीधा संबंध नहीं होता है। तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका किसी वस्तु के उत्पादन से सीधा संबंध नहीं होता है, बल्कि वस्तु के उत्पादन में सहयोग करती है। जैसे परिवहन के साधन, संचार के साधन, इसके अलावा जैसे वाणिज्य, स्वास्थ्य, मनोरंजन के साधन है, ये सब आते हैं तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत।
और विश्व के विकसित और विकासशील राष्ट्रों में, ये दोनों में विकसित व विकासशील, दोनों राष्ट्रों में ये व्यवसाय किया जाता है। चौथा है चतुर्थक व्यवसाय। तो देखिए चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत वे व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं जो ज्ञानोन्मुखी होते हैं, जिनसे ज्ञान मिलता है, जैसे स्कूलों के अध्यापक है, कॉलेजों के अध्यापक है, यूनिवर्सिटी के अध्यापक है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, इनका व्यवसाय चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अब आता है पंचम व्यवसाय। पंचम व्यवसाय, तो देखिए जो पंचम व्यवसाय है ये उच्च श्रेणी का व्यवसाय है। इस व्यवसाय में वे सेवाएं सम्मिलित की जाती है जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनका पुनर्गठन एवं आंकड़ों की व्याख्या से संबंधित होते हैं। नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, आंकड़ों का पुनर्गठन एवं उनकी व्याख्या से संबंधित होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत वैज्ञानिक, परामर्शदाता, विषय विशेषज्ञ, इनके व्यवसाय इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो हम व्यवसाय के बारे में डिटेल से लेसन नंबर 7 में पढ़ेंगे, ये आपको शॉर्ट में समझाया था। और हमारा ये 3 पार्ट्सों के अंतर्गत लेसन नंबर 4 पूरा होता है। इसकी पीडीएफ फाइल भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, नोट्स आपको विद्यालय में मिल जाएंगे। आप हमें व्यक्तिगत रूप से विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं नोट्सों के लिए। और ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।